जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान का जो विद्युत वाला चैप्टर है उसके बारे में। तो अगर आप कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द आपका एग्जाम का पेपर होने वाला है। तो इसके लिए आपका जो विद्युत चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है और इनमें फार्मूले जो दिए गए हैं आपको सवाल लगाने के लिए, उन फार्मूलों को अच्छे से समझना है। उन फार्मूलों पर आपको सवाल दिए जाते हैं। तो ज़्यादातर इस चैप्टर में जो है फोकस किया जाएगा विद्युत पर, जो विद्युत धारा होती है, और विद्युत विभव पर फोकस किया जाएगा। और प्रतिरोध पर इसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि प्रतिरोधों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, संयोजन क्रम में, इन सारी चीज़ों को जो है फोकस किया जाएगा इस चैप्टर में। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं विद्युत धारा के बारे में। तो जो परिभाषा है विद्युत धारा को हम लोग प्रदर्शित करने के लिए विद्युत धारा अब विद्युत धारा को प्रदर्शित किया जाता है आई से। विद्युत धारा की जो परिभाषा होती है कुछ दो प्रकार से हम लोग चाहें तो याद कर सकते हैं। पहला तो है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को, यानी कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं, कोई चालक होता है जब, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स बहते हैं। तो इसमें कहा गया कि या तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर या कह लीजिए, या फिर कहिए कि आवेश प्रवाह की दर को। आवेश प्रवाह की दर का मतलब होता है बटे में आपको समय ले लेना है कि एक सेकंड में कितने आवेश किसी चालक से बह रहे हैं, उसी को विद्युत धारा बोला जाता है। और विद्युत धारा को चूंकि आई से प्रदर्शित किया जाता है तो आई बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय। इसे आवेश को आपने देखा होगा तो आवेश को प्रदर्शित करने के लिए एक वर्ड आता है क्यू, और बटे में समय को हम लोग टी से प्रदर्शित करेंगे। तो आपका फार्मूला बन जाएगा आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से एक आपको फार्मूला भी मिल जाएगा और दूसरा आपको यहाँ से परिभाषा भी बन जाएगी कि आवेश प्रवाह की दर को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। अब ये जो हमारा आवेश होता है, किसी भी चालक में उस पर कितना आवेश है, उसके अंदर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, ये निर्भर करता है उसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, कि जितना ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना ज़्यादा उसमें आवेश प्रवाहित होता है। यानी आवेश जो आपका क्यू होता है, आवेश क्यू, ये निर्भर करता है उसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसके आवेश के गुणनफल पर। तो ई जो हो गया एक नियतांक है, ये आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, इसका मान है आपका -1.6 गुणे 10 की पावर -19, ये ई का मान होता है। और यहाँ पे यन जो दी गई है आपको, यन कोई संख्या है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करेगी। तो अगर हम लोग क्यू बराबर यन ई ले लें तो यहाँ से देखिए क्या हो सकता है। क्यू का आपका जो हो जाएगा फार्मूला आई बराबर, यहाँ से क्यू का मान आ गया यन ई, तो यहाँ अगर रखा जाएगा यन ई और बटे में यहाँ से रहेगा ये टी, तो एक धारा का ये भी फार्मूला आपका बन सकता है यन ई बटे टी। यानी जब आपको क्या आवेश न दिया गया हो बल्कि सीधे क्या दे दिया गया कि मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं एक सेकेंड में, तो कितनी विद्युत धारा होगी। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अब आप अगर इसमें देखें तो यहाँ से हम लोग एक और फार्मूला निकालते हैं। क्यू का आपको एक फार्मूला याद कर लेना आवेश का, क्यू बराबर यन ई होता है। और यहाँ से अगर क्यू का मान निकालना चाहें तो ये टी जो है भागे में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी क्यू बराबर हो जाएगा आई और ये गुणे में आ जाएगा टी। तो आवेश का एक फार्मूला होता है क्यू बराबर आई धारा और गुणे टी समय। यानी आवेश के दो फार्मूले और धारा के ये दो फार्मूले याद करना है आपको। अब देखिए ये भी आवेश है, ये भी आवेश है। अगर आवेश आवेश एक साइड में बराबर है तो इधर वाली भी जो राशियां रहेंगी आपस में बराबर रहेंगे। यानी कि क्या हो सकता है, तो यहाँ से यन ई बराबर हो जाता है ये आपका आई और टी के। तो यहाँ से एक तीसरा फार्मूला आपके लिए बन गया है कि यन ई बराबर आई टी। तो जब कभी भी आपको वही, यहाँ से भी वही फार्मूला था कि इधर अगर इसको टी को इधर भेज देंगे तो यन ई बराबर आई टी हो जाता। तो एक फार्मूला आपका यन ई बराबर आई टी है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई हो तब ये सवाल लगाने में काम आएगा। और अगर आपको आवेश ज्ञात करना है या धारा ज्ञात करनी है तो ये फार्मूला काम आ सकता है क्यू बराबर आई टी, या उसी को आई बराबर क्यू अपॉन टी कह सकते हैं। तो यहाँ से परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी और उसका फार्मूला भी याद हो जाएगा अच्छे से। तो हमें विद्युत धारा के बारे में खूब बढ़िया से जानकारी ले लेनी है एकदम। अब देखिए विद्युत धारा के ये जो दो फार्मूले थे इनको याद करके रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा। चलिए, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि विद्युत विभव के बारे में जानना रहता है। जो हमारा चैप्टर है विद्युत धारा वाला, इसमें विद्युत विभव आता है। विद्युत विभव को हम लोग वी से दिखाते हैं। अब देखिए विद्युत विभव क्या होता है, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जाती है कि अनंत से, कोई अनंत है मान लीजिए, और अनंत से यहाँ कोई भी विद्युत क्षेत्र है,
तो अनंत पर कोई आवेश उपस्थित है, मान लीजिए ये कोई आवेश है और इस आवेश की वैल्यू है Q। आवेश को चूंकि Q से दिखाया जा रहा था, तो आवेश है कहीं अनंत पे। अब अनंत से इस आवेश को, ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में, मान लीजिए ये बिंदु है आपका ए, तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु तक लाने में आपको, अगर इस आवेश को यहाँ तक लाना है तो लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी कार्य कुछ करना पड़ेगा आपको। कार्य को W से दिखाया जाता था, तो ये हो गया आपका कार्य। अब कार्य करना था लेकिन किसको लाने में, तो एकांक आवेश को, तो ये आवेश था Q आपका, तो बटे में लिख देंगे आवेश Q। आवेश Q हो गया आपका। ये किसके बराबर होता है, तो उस विद्युत विभव के, किस बिंदु तक ला रहे हैं हम, उस बिंदु का नाम था A, तो ये हो जाएगा विद्युत विभव V, और A तक ला रहे थे तो A, यानी कि अनंत से किसी भी एकांक आवेश Q को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, उसी कार्य को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। उस बिंदु पर विद्युत विभव होता है। तो परिभाषा आप ऐसे याद करके रखिए कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु तक एकांक आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक होता है विभवांतर। विभव से रिलेटेड है विभवांतर। अब देखिए विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर को हम लोग चाहें तो डेल्टा V से दिखा सकते हैं या केवल V से भी दिखाया जाता है। विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। ये विभव और अंतर दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो मान लीजिए एक बिंदु A है और एक दूसरा बिंदु यहाँ पे कोई रहता B, तो इसी आवेश को अगर मान लीजिए A तक लाना होता तो अलग कार्य करना पड़ता, तो उसको बोलते VA। अगर उसी आवेश को हम लोगों को B तक लाना है तो उसका जो हो जाता आवेश को लाने के लिए कार्य अलग हो जाता थोड़ा, तो उसका विभव मान लीजिए VB हो जाता। तो A तक लाने के लिए कार्य था VA, और दूसरा मान लीजिए B तक लाने में किया गया कार्य जो हो जाएगा वो W/Q अलग हो जाएगा, थोड़ा VB हो जाएगा। तो इन दोनों में जो अंतर रहेगा कि दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर होता है कि V के और A के और B के, ये जो दोनों बिंदु हैं इनके विभव में कुछ ना कुछ अंतर होगा। जैसे ये A का विभव है VA और B का विभव है VB, इन दोनों में कुछ अंतर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ का विभव है 50 वोल्ट और इसका विभव है 40 वोल्ट, तो दोनों में कुछ अंतर आ जा रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे कितना अंतर है, तो उसको विभवांतर बोलते हैं। तो विभवांतर V या डेल्टा V बराबर हो जाएगा आपका VB माइनस VA। तो दो बिंदुओं के विभव के अंतर को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। ज़्यादा विभवांतर की परिभाषा नहीं आपसे पूछी जाती है, ज़्यादातर आपसे विद्युत विभव की परिभाषा पूछी जाती है। तो आप देख लीजिए, यानी कि यहाँ से भी विभव का जो फार्मूला लगेगा तो यही सेम फार्मूला हो जाएगा। V बराबर आपका आ जाएगा विभवांतर का W/Q। तो ये फार्मूला आपको याद करके रख लेना है, ठीक। तो V बराबर W/Q, ये बहुत ही काम का फार्मूला है आपके लिए कि जब भी अगर किसी विभव को ज्ञात करना है, आवेश दिया हो, कार्य दिया हो, तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग सवाल लगाएंगे। तो अब तक हमने जान लिया विद्युत धारा के बारे में, विद्युत विभव के बारे में और विभवांतर के बारे में। अब इन दोनों चीज़ों को जोड़ने के लिए एक नियम दिया गया है ओम के द्वारा। ओम का नियम एग्जाम में कई बार पूछा गया। अभी पिछली बार ही जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ओम का नियम पूछा था और ओम के नियम का सत्यापन पूछा था। तो हम लोग समझते हैं कि ओम का नियम है क्या। अब आइए, तो जैसा कि आपने अभी दो चीज़ों को देख लिया था कि विद्युत धारा वाले चैप्टर में एक तो विद्युत धारा I और दूसरा चीज़ होता है विद्युत विभव V। दो चीज़ों के बारे में हमने बात की है। ओम का नियम जो है इन्हीं दोनों के बीच में संबंध बताता है कि कोई अगर चालक है, मान लीजिए आपके पास एक ये चालक हो गया, कोई तार है, चाहे ये कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, ये आपका एक चालक है। तो किसी भी चालक में धारा कब बहेगी, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कब होगा, जब इसके दोनों सिरों पर विभव में अंतर होगा। तो मान लीजिए इस चालक पर हमने एक तो बैटरी लगा दी और इस बैटरी की वजह से क्या हुआ, इस चालक में विभव उत्पन्न हो गया। अब भाई बैटरी का जो एक धन वाला सिरा होता है, एक तो ऋण वाला, तो जाहिर सी बात है इसका जो सिरा A है यहाँ का विभव कुछ अलग होगा, तो VA मान लेते हैं। ये सिरा B है तो इसका विभव कुछ अलग होगा, तो इसको मान लीजिए VB हो सकता है कि ये धन से जुड़ा हुआ है टर्मिनल, तो यहाँ का विभव हाई होगा, ज़्यादा रहेगा। ये ऋण से जुड़ा हुआ तो इसका विभव कम होगा। तो दोनों के विभव में कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। तो जब यहाँ पे चालक के सिरों पर कोई विभव लगा दिया जाता है, कोई विभवांतर उत्पन्न कर दिया जाता है, तब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लग जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाने लग जाते हैं और उसी को हम लोग धारा बोलते थे। तो ओम ने क्या कहा कि जब कभी भी हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विभव देना पड़ता है उसके दोनों बिंदुओं के। अब वो विद्युत धारा कितनी बहेगी ये निर्भर करती है। तो उन्होंने कहा था कि विभवांतर जो होता है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो रहेगी वो विभवांतर के समानुपाती होती है। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार है। ओम के नियम के अनुसार
यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य जब हम धारा प्रवाहित करना चाहते हैं या धारा जो उत्पन्न होती है वो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। तो किसी भी चालक तार में बहने वाली जो विद्युत धारा होगी उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। तो ये जो विद्युत धारा है ये विभव के समानुपाती या विभवांतर के समानुपाती होगी। अब इसको हटाने के लिए एक नियतांक लाना पड़ता है, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लाया इन्होंने R, तो ये I तो I रहेगा। अब ये जो नियतांक है इसको बोलते हैं प्रतिरोध। ये अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है R का मान। तो आपका जो रहेगा ये B बराबर हो जाएगा I इंटू R। ओम का नियम ये था आपका, तो हम लोग आज समझ रहे हैं ये ओम का नियम। तो ओम का नियम ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी चालक तार के सिरों के बीच कितना ज़्यादा विद्युत विभव दिया गया है, यानी जितना ज़्यादा विभवांतर रहेगा उतना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर विभवांतर कम रहेगा तो विद्युत धारा भी कम रहेगी। अब इनका ये फार्मूला आपको याद करके रखना है, V बराबर IR। इस फार्मूले से बहुत सवाल लगते हैं, बहुत सवाल लगते हैं, आपको जरूर याद करके एकदम रखना है इस फार्मूले को। तो अब तक हमने जो सीख लिया इस चैप्टर में 3 फार्मूलों को सीख लिया है। एक तो धारा का फार्मूला सीखा, धारा जो था आपका वो आवेश प्रवाह की दर के बराबर था, यानी I बराबर Q/T हो गया। दूसरा हमने विभव का फार्मूला सीखा था, V बराबर W/Q सीख लिया था। अब तीसरा यहाँ से फार्मूला आपका आ गया है, ये V बराबर I इंटू R हो गया है। और एक और फार्मूला जो आवेश के संबंध में था वो था आपका N E बराबर I और T। तो ये 4 फार्मूले आपको अब तक इस चैप्टर में आ चुके हैं। इन चारों ही फार्मूलों को आपको याद करके रखना है, इनका सवाल लगाने में बहुत उपयोग होता है। और आपको जब ये चारों फार्मूले अच्छे से याद रहेंगे और इन सब का मतलब याद रहेगा तो बहुत अच्छे से आपके सवाल लग सकते हैं। देखिए, I का मतलब है विद्युत धारा, Q का मतलब है विद्युत आवेश, T का मतलब है समय, यहाँ V का मतलब है विद्युत विभव से या विभवांतर से, W जो आपका कार्य है, Q फिर से वही आवेश है, यहाँ V का मतलब विभव है, ये ओम का नियम है, विद्युत धारा और प्रतिरोध R के गुणनफल के बराबर होता है ये विद्युत विभव। और ये वाला जो है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या और विद्युत धारा के बीच में संबंध है। तो ये 4 फार्मूले हैं, आपको सवाल लगाने में बहुत काम आएंगे, बहुत मदद करेंगे, इनको आप रट करके रख लीजिए। विद्युत धारा के मात्रक की बात कर लेते हैं। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, इसे A से प्रदर्शित करेंगे तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, इसे V से दिखाते हैं तो वोल्ट कह लीजिए इसको, तो वोल्ट हो गया। और यहाँ से प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम के नाम पर ही रख दिया गया था, क्योंकि ये नियम ही ओम साहब ने दिया था तो उन्हीं के नाम पर इस प्रतिरोध का मात्रक रख दिया गया ओम। और बाकी सब चीज़ें वही हैं, आपको इन तीनों का मात्रक याद करके रखना है और ये चारों फार्मूले याद करके रखने हैं, तो आपके कुछ सवाल जो रहेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे की चीज़ें जो हम लोग प्रतिरोध के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज आप इन चारों फार्मूलों को याद करके रख लीजिए, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।